Hello students, welcome to King's Academy. I am Puneet, your economy teacher. तो हमने पहले वाली क्लास में जीएसटी को पूरा किया था और आज का हमारा टॉपिक है इनकम टैक्स, आय कर। आज की क्लास में हम आय के बारे में जानेंगे, आय कर के बारे में जानेंगे और इससे संबंधित जो भी टॉपिक्स है उन सभी का आज की क्लास में अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे या चर्चाएं करेंगे। पहले इंडेक्स पे चलते हैं कि इस टॉपिक के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे हम। आयकर की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ इनकम टैक्स, कर से संबंधित शब्दावली, टैक्स रिलेटेड टर्मिनोलॉजी, आय के स्रोत, सोर्स ऑफ इनकम, कर प्रणाली और कर दरें, टैक्स सिस्टम एंड टैक्स रेट्स, सरचार्ज, आयकर में छूट, इनकम टैक्स डिडक्शन या एग्जेम्पशन, देय कर, टैक्स पेबल, कर मुक्त क्षेत्र, टैक्स फ्री जोन, कर चोरी, टैक्स इविजन, कर परिहार, टैक्स अवॉइडेंस, एंजल टैक्स और लास्ट में आता है अच्छी कर प्रणाली, गुड टैक्स सिस्टम। इन सभी टॉपिकों के बारे में आज हम जानेंगे और पढ़ेंगे। आय की परिभाषा, आय कर की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ इनकम कि अब देखिए कि आयकर की परिभाषा क्या हो सकती है। आयकर की परिभाषा से पहले हम ये जानेंगे कि जो इनकम टैक्स आता है, ये इनकम टैक्स आता है, ये डायरेक्ट टैक्स होता है, अर्थात जो व्यक्ति आय को अर्न करता है उसी को यह टैक्स पे करना पड़ता है। मतलब करादान और कराघात उसी व्यक्ति पर होता है जिस व्यक्ति ने आय अर्जित की है। अब देखते हैं कि आयकर की परिभाषा क्या होगी। बनाने को तो आप भी आयकर की परिभाषा बना सकते हैं, लेकिन हम एक साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि एक व्यक्ति द्वारा एक निश्चित समय में कमाई गई आय या प्राप्त की गई आय पर जो सरकार टैक्स जिस दर से लेती है वही उस व्यक्ति का आयकर होता है जो सरकार के पास जाता है। सामान्यतया आयकर से तात्पर्य है कि एक वर्ष में व्यक्ति द्वारा प्राप्त सभी स्रोतों से प्राप्त आय पर सरकार को देय कर की राशि को ही आयकर कहा जाता है। मतलब एक व्यक्ति जितने भी उसके इनकम प्राप्त करने के सोर्स होते हैं, जरूरी थोड़ी है कि एक व्यक्ति काम करके ही आय अर्जित करे। वह व्यक्ति काम के साथ साथ उसकी जैसे उसकी संपत्ति, उसने अपनी प्रॉपर्टी है कुछ रेंट पे दे रखी है तो रेंट से भी इनकम होगी, उसने अपने पैसे किसी को ब्याज पर दे तो इंटरेस्ट भी अर्न होगा, अगर उसने इन्वेस्ट कर रखा है तो इन्वेस्टमेंट जो भी इंटरेस्ट या डिविडेंड है वो भी मिलेगा, वो भी उसका इनकम का ही एक पार्ट होगा। अगर उसने कोई संपत्ति सेल की है या किसी संपत्ति को बेचा है तो वह भी उसकी आय ही मानी जाएगी। तभी इस परिभाषा में कहा गया है कि सभी स्रोतों से प्राप्त आय, कि सभी स्रोतों से प्राप्त आय पर ही सरकार को देय कर की राशि की गणना की जाती है। देय कर की राशि को ही आयकर कहा जाता है। जनरली इनकम टैक्स मीन्स that the amount of tax payable to the government on the income received from all the sources received by the individual in a year is called income tax। इसे ही हम इनकम टैक्स या आयकर कहेंगे। अब देखिए आयकर क्या सभी को देना पड़ता है कि, क्योंकि आय तो सभी कमाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकार द्वारा कुछ लिमिटेशंस दी गई है कि इतनी आय अर्न करने पर
व्यक्ति को टैक्स पेड करने का हक नहीं है, या दी गई आय से अधिक आय होने पर ही वह टैक्स पेड कर सकता है, या वह टैक्स पेड करने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। अब क्या इनकम टैक्स मंथली देना पड़ता है? जी नहीं। इनकम टैक्स आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न ईयरली फिल की जाती है। इसे चाहो तो आप क्वार्टरली भी कर सकते हो, लेकिन बेसिक तौर पर सभी व्यक्ति ईयरली इसे फिल करते हैं। मंथली भी होती है आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न को ही इनकम टैक्स रिटर्न के जरिए ही व्यक्ति अपनी आय पर कर गवर्नमेंट को देता है। यह मंथली और क्वार्टरली होती है। अब आता है कर से संबंधित शब्दावली, टैक्स रिलेटेड टर्मिनोलॉजी। कि टैक्स से संबंधित कौन कौन सी शब्दावलियां है जो हमें जानना आवश्यक है, या जिनके बारे में एक विद्यार्थी को पता होना चाहिए अगर वह आय से संबंधित विषय पढ़ता है तो, या यह एक सामान्य जीवन में भी जानने लायक आवश्यक बात है, क्योंकि आप सभी आगे ना आगे जाकर कुछ ना कुछ करेंगे, अपने गोल अचीव करेंगे। कोई किस पद पे जाएगा, कोई किस पद पे जाएगा, कोई अपना बिजनेस भी डेवलप करेगा, तो उसके भी आय अर्न होगी। तो आपको भी पता होना चाहिए कि आय पर कैसे क्या टैक्स लगता है, किस प्रकार हम आय कर से लाभ ले सकते हैं। अब आय कर से लाभ कैसे लेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा, कि आय कर से लाभ होता है वो कैसे, वो हम आगे आने वाले कुछ देर में चर्चा करेंगे कि कैसे एक व्यक्ति आय कर से भी लाभ प्राप्त कर सकता है या आय कर को कम कर सकता है। फर्स्ट आता है कर लोच, टैक्स इलास्टिसिटी। यह कर की दर में परिवर्तन के कारण कर संग्रहण में की अनुक्रियाशीलता की मात्रा की माप है। भाई कर लोच क्या है? कर लोच यह है कि कर की दर में परिवर्तन के कारण, कि कर की दर में जो परिवर्तन आए उसके कारण संग्रहण की अनुक्रियाशीलता की मात्रा की माप है। कि अगर कर की दर में परिवर्तन होगा तो उसके संग्रहण की अनुक्रियाशीलता में भी परिवर्तन होगा, और उस परिवर्तन की मात्रा की माप ही कर लोच कहलाती है, या उसे ही हम कर लोच कहेंगे। यह कर लोच लोफर वक्र कर की लोच को दर्शाता है। भाई कर लोच है ना, वो लोफर वक्र कर की लोच को दर्शाता है। टैक्स इलास्टिसिटी, it is a measure of the amount of responsive in tax collection due to change in tax rate. The Loeffler curve show the elasticity of tax. भाई लोफर वक्र कर की लोच को दर्शाता है। हम जानेंगे कि लोफर वक्र क्या है और कैसे ये कर की लोच को दर्शाता है। फिर दूसरा आता है कर उत्प्लावकता, टैक्स बाउंसेंसी। यह जीडीपी में परिवर्तन के प्रति कर राजस्व की वृद्धि की अनुक्रियाशीलता को संदर्भित है। मतलब ये जो जीडीपी है, जीडीपी में परिवर्तन के प्रति, कि जीडीपी में जो परिवर्तन आया है उसके कारण राजस्व की वृद्धि होगी। भाई जीडीपी बढ़ेगी तो राजस्व भी बढ़ेगा, और उस राजस्व की वृद्धि की अनुक्रियाशीलता को ही कर उत्प्लावकता कहते हैं। आप देखिए इसमें दे रहे कर बाउंसेंसी। जिस प्रकार हम क्रिकेट खेलते हैं उसमें बॉल बाउंस होती है, मतलब वह एक एवरेजन हाइट से ऊपर उड़ती है, उसी प्रकार जीडीपी में वृद्धि होने पर राजस्व की मात्रा एक दर से अधिक हो जाती है। उसकी अनुक्रियाशीलता को ही संदर्भित करता है कर उत्प्लावकता, उसकी माप करता है कर उत्प्लावकता कहते हैं उसे ही। यदि राष्ट्रीय आय या उत्पादन में वृद्धि के प्रत्युत्तर में कर राजस्व अनुपातिक रूप से अधिक बढ़ता है तो कर उत्प्लावकता कहा जाता है। ये इसकी हो गई स्टैंडर्ड डेफिनेशन। कि यदि राष्ट्रीय आय या उत्पादन में वृद्धि के प्रत्युत्तर में, गौर से ध्यान दीजिएगा, कि राष्ट्रीय आय या उत्पादन में वृद्धि के प्रत्युत्तर में कर राजस्व अनुपातिक रूप से अधिक बढ़ता है, अनुपातिक रूप से बढ़ेगा वो, एक साथ ही इतना
नहीं बढ़ेगा, वह अनुपातिक रूप से बढ़ता है, तो कर को उत्प्लावकता कहा जाता है। उत्प्लावकता मतलब बाउंसेंसी कहते हैं, बाउंसेंसी कहते हैं, टैक्स बाउंसेंसी। इट refers to the consequence of the growth of tax revenue to change in GDP. If the tax revenue increases more in response to the increase in national income or production, then the tax is said to be bounded. इसे हम कर उत्प्लावकता कहेंगे। अब कर उत्प्लावकता कैसे कैलकुलेट की जाती है, तो इसका एक फॉर्मूला भी है कैलकुलेट करने का। कर उत्प्लावकता इक्वल टू कर राजस्व में प्रतिशत परिवर्तन डिवाइडेशन जीडीपी में प्रतिशत परिवर्तन। परसेंटेज चेंज इन टैक्स रेवेन्यू अपॉन परसेंटेज चेंज इन जीडीपी। फिर थर्ड आता है पिगोवियन कर, पिगोवियन टैक्स। क्या होता है पिगोवियन टैक्स? एक ऐसा कर जो बाह्य कारक पर लगता है। यह टैक्स बाह्य कारक पर लगता है जो समाज पर, पर्यावरण पर एवं अन्य घटक पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। ये पिगोवियन टैक्स उन कारक पर लगेगा जो बाह्य है, मतलब बाहर के है, और समाज पर, पर्यावरण पर एवं अन्य घटक पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, उन पर पिगोवियन टैक्स गवर्नमेंट लगाती है। फिर आता है टोबिन टैक्स, टोबिन टैक्स, टोबिन कर। अंतर्देशीय बड़ी मात्रा में मुद्राओं का लेन देन पर जो कर लगता है। अंतर्देशीय बड़ी मात्रा में, देखिएगा, अंतर्देशीय बड़ी मात्रा में मुद्राओं का लेन देन पर जो कर लगता है कि अंतर्देशीय बाजार में अंतर्देशीय बड़ी मात्रा में मुद्राओं का लेन देन पर जो कर लगता है। कि अब देखिए कि मुद्राओं के लेन देन पर कर कैसे लेगा। जैसे कोई पर्यटन भारत में आता है घूमने के लिए, तो उसकी जो मुद्रा है, उसकी देश की जो भी मुद्रा है, येन है, डॉलर है, जो भी है, बिटकॉइन तो नहीं होगा, लेकिन येन है, डॉलर है, जापानी येन है, जो भी उसकी बाहरी विदेशी मुद्रा होगी, वह भारत में पर्यटन करने के लिए आया तो वह भारत के एयरपोर्ट पर एक्सचेंज, जो मुद्रा के एक्सचेंज सेंटर होते हैं, या जो वो अपने देश की मुद्रा को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करते हैं, तो उस पर एक निश्चित मात्रा में कर लगाया जाता है। उसे ही हम टोबिन टैक्स कहते हैं, टोबिन कर कहते हैं। अब देखिए आय के स्रोत कौन कौन से हैं, कि मैंने आपको बताया कि जरूरी थोड़ी है एक व्यक्ति काम करके ही अपनी इनकम को जनरेट करे, कि फिर कौन कौन से ऐसे सेक्टर है जिनसे वह अपनी आय अर्जित कर सकता है, या अपनी आय को अर्जित करता है, या आय करने के सेक्टर, मतलब विभिन्न क्षेत्रों को उनके प्रकृति के अनुसार अलग अलग सेक्टर में डिवाइड किया गया है कि कौन सा कार्य किस सेक्टर में आएगा, कौन सा कार्य किस सेक्टर में आएगा। तो आय के बेसिकली 5 सोर्सेज होते हैं, 5 स्रोतों में बांटा गया है। इनकम फ्रॉम सैलरी हेड, इनकम फ्रॉम सैलरी हेड, इसके अंतर्गत कौन कौन सी आय को शामिल किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति काम करके अपनी आय अर्जित करता है, मतलब कि वह किसी संस्था में, किसी कंपनी में, या किसी दुकान पर जो भी कार्य करता है, लेकिन वह कार्य करेगा किसी के अंडर रहकर, वह खुद उसमें स्वामी नहीं होगा। अगर वह खुद उसमें स्वामी होगा तो वह उसका बिजनेस हो गया। इसमें व्यक्ति के द्वारा अर्जित आय, मतलब वेतन को शामिल किया जाता है, व्यक्ति के वेतन को शामिल किया जाता है। फिर आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब देखिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कैसे इनकम अर्जित की जाती है। भाई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में अगर जैसे कि कोई व्यक्ति है, वह उसके पास 2 घर है, वह एक में खुद रहता है और एक खाली है, तो वह खाली घर को किराए पर दे देता है, और उससे प्राप्त किराए को हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में शामिल करते हैं। अब आता है इनकम फ्रॉम बिजनेस हेड। अगर कोई व्यक्ति
अपना निजी व्यवसाय करके या व्यवसाय करके जो आय अर्जित करता है उसे ही हम इनकम फ्रॉम बिजनेस हेड में ऐड करते हैं। अब आता है चौथा स्रोत या चौथा सोर्स, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। अब कैपिटल गेन में कैसे या कौन सी आय को शामिल किया जाएगा? कैपिटल गेन में स्थायी संपत्ति के विक्रय पर, मतलब फिक्स असेट में लैंड एंड बिल्डिंग हो गई, इसमें मेनली लैंड एंड बिल्डिंग को लिया जाता है। अगर लैंड एंड बिल्डिंग को बेचने पर जो इनकम आती है वह इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एड में शामिल की जाती है। अब जो लास्ट आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जैसा कि इसका नाम से चलते हुए अदर सोर्सेज है, इसमें जो बाकी सब बच गई वह आए, जैसे कि इसमें आएगी आपने हॉर्स राइडिंग से पैसे कमाए तो हॉर्स राइडिंग आ गई, इसमें इंटरेस्ट आ गया, इसमें लॉटरी आ गई, इसमें जो सट्टे का पैसा था वो आ गया। लेकिन इस पर एक्स्ट्रा रेट से कर लगाया जाता है, जो कि एक आगे की प्रक्रिया है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि किस किस दर से किस किस पर टैक्स लगाया जाता है, इन पांचों हेडों का एडजस्टमेंट कैसे होता है, फिर उसके बाद जो आय आती है उस पर टैक्स किस दर से लगाया जाता है, कौन से स्लैब रेट से लगाया जाता है, वो हम आगे आने वाले टॉपिकों में जानेंगे, अच्छी तरह विस्तृत रूप से जानेंगे कि किस प्रकार टैक्स की जो प्रणाली है या टैक्स किस प्रकार लगता है या लगाया जाता है गवर्नमेंट द्वारा, वो हम जानेंगे। अब आती है कर प्रणाली और कर दरें की। कर प्रणाली मतलब कि एक व्यक्ति की आय पर कर किस प्रकार लगाया जाता है और किस दर से लगाया जाता है। अब जो कर की दरें हैं वह तो सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है, और इन कर की दरों से रिलेटेड बजट में या बीच में, गवर्नमेंट बीच में तो नहीं होगा लेकिन बजट में घोषणा की जाती है कि इस बार एक व्यक्ति पर किस सीमा से कितनी सीमा तक किस दर से सॉरी किस दर से कर लगेगा। अब कर दरों में या कर प्रणाली में भी व्यक्ति को एज ग्रुप के हिसाब से तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है कि एक व्यक्ति जिसकी उम्र 60 वर्ष से कम है, और दूसरा वह व्यक्ति जिसकी उम्र या आयु 60 वर्ष से तो अधिक है लेकिन 80 वर्ष से कम है। और जो तीसरा वर्ग आता है उसमें आते हैं 80 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, इसे नॉर्मल सिटीजन कहेंगे, इसे सुपर सिटीजन कहेंगे, इसे सुपर सीनियर सिटीजन कहेंगे, इसे सीनियर सिटीजन कहेंगे और इसे सुपर सीनियर सिटीजन कहेंगे। कि अब इन व्यक्तियों की आयु के हिसाब से भी इनमें कर दरों का निर्धारित किया गया है, कर की दरों को निर्धारित किया गया है कि किस किस प्रकार से किस किस व्यक्ति पर किस किस दर से इनकी आय पर कर लगाया जाएगा, ताकि सभी में समानता बनी रहे। अब देखिए चलते हैं इनकम टैक्स स्लैब इन फाइनेंशियल ईयर 2023-24, लेकिन अकाउंटिंग ईयर 2024-25 फॉर HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड इंडिविजुअल्स के लिए, मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के सदस्यों और इंडिविजुअल मतलब प्रति व्यक्ति के लिए, एज पर द बजट 2023 अनाउंसमेंट इनकम टैक्स स्लैब रेट 2023-24 अंडर ओल्ड डिजाइन फॉर इंडिविजुअल्स एगर लेस देन 6 एज लेस देन 16 years and new tax regime for every individual is as below। इसमें देखिए एक तरफ दे रखा है कि एनुअल टैक्सेबल इनकम, भाई आपकी जो मंथ ईयरली आय है वो किस प्रकार होनी चाहिए, और फिर है इसमें दो प्रकार से कर लगाया जाता है, न्यू टैक्स रिजाइम के अकॉर्डिंग और एक ओल्ड टैक्स रिजाइम के अकॉर्डिंग। ये आपको चूज करना पड़ता है कि आप कौन सी दर से कर लगाते हैं। अब देखिए दोनों का अपना अपना महत्व है। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजाइम से कर देते हैं तो आपको कुछ छूटें प्राप्त होती है, जो छूटें न्यू टैक्स रिजाइम में प्राप्त नहीं होती। इसमें एटीसी से लेकर एटीसी टू
80 तक की डिडक्शन मिलेगी और आपको इसके अंतर्गत किसी भी प्रकार की डिडक्शन नहीं मिलेगी। इसके अंतर्गत आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगी, लेकिन इसके अंतर्गत आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगी। लेकिन इनकी करों में, मतलब इनकी कर की दरों में भी अंतर पाया गया है। अगर जो व्यक्ति इन चीजों का लाभ उठा जाता है वह इस दर से कर देगा, और जो व्यक्ति इन चीजों का लाभ नहीं उठा सकता उनको रियायत दी गई है कि आपकी कर की दरों में रियायती बढ़ती जाएगी। अब देखिए, अप टू 2.5 लाख रुपए तक, मतलब पहले 2 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट है, दोनों में एग्जेम्प्ट है। फिर 2.5 लाख से 3 लाख तक इसमें एग्जेम्प्ट, लेकिन इसमें 5% है। ओवर ओवर रेट 3 लाख टू 5 लाख तक इसमें 5% है, इसमें भी 5% है। ओवर 5 लाख से अधिक और 6 लाख तक 5%, इसमें 20%। इसमें 6 लाख से अधिक 9 लाख तक 10%, इसमें 20%। मतलब 5 लाख से लेकर more than 5 lakhs to more than 5 लाख टू 10 लाख तक 20% रेट से टैक्स लगेगा ऑल टैक्स एग्जाम में। लेकिन इसमें 5% की वृद्धि होती रहेगी। 5 से 6 लाख तक 5%, फिर 6 लाख से 9 लाख तक 10%, फिर 9 लाख से 10 लाख तक 15%। इसी प्रकार 10 लाख से 12 लाख पर 15%, 12 लाख से 15 लाख पर 20%, और अबव 15 लाख से अधिक पर 30%। अब देखिए, यहाँ 15 लाख आया जब इसके 30% दर गई, लेकिन इस पर भी 15 लाख होगा। अब देखिए 2.5 लाख पर नील आया, और नेक्स्ट 2.5 लाख पर 5%, और नेक्स्ट 5 लाख पर 20%। और अब देखिए इन तीनों का योग करें अपन तो 10 लाख होता है। हो गया ना भाई, 2.5 लाख ये, फिर 2.5 लाख ये, 2.5 लाख से 3 लाख, 3 लाख से 5 लाख, फिर 5 लाख तक यहाँ ओवर हो गया। 5 5 10 और 5 15। 15 से अधिक की आय पर 30% की दर से कर लगाया जाएगा। मतलब फर्स्ट फर्स्ट 2 लाख, मतलब फर्स्ट 2.5 लाख पर ओल्ड टैक्स एग्जाम में नील, नेक्स्ट 2.5 लाख पर 10%, नेक्स्ट 5 लाख पर, नेक्स्ट 5 लाख पर, बताइए बताइए, नेक्स्ट 5 लाख पर 20%, नेक्स्ट 10 लाख पर, या हम जो नेक्स्ट का है आगे रिमेनिंग पर 30% की दर से टैक्स लगाया जाएगा। आपको इस स्लैब रेट को या इस जो ये टेबल दे रखी है उसके हिसाब से देखना है कि किस आय से ले किस आय की दर पर किस प्रकार से टैक्स लगाया जाएगा। यह है नो इंडिविजुअल एज लेस देन, जिन व्यक्तियों की उम्र 60 से कम है उन व्यक्तियों के लिए इन आय की दरों का अनुपालन किया जाता है, या इन आय की दरों से उनकी आय पर कर लगाया जाता है। अब आता है इनकम टैक्स स्लैब रेट्स फॉर सीनियर सिटीजन इन अकाउंटिंग ईयर 2024-25 एंड फाइनेंशियल ईयर 2023-24। अब सीनियर सिटीजन कौन? जिनकी उम्र 60 से तो अधिक है लेकिन 80 वर्ष से कम है, उनके लिए फर्स्ट 3 लाख पर एग्जेम्प्ट दोनों में, और ओवर 3 लाख टू 5 लाख तक 5% और 5 लाख टू 6 लाख तक 5%, इस पर 20%। मतलब यह 5 लाख से अधिक होने पर 20% हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आगे आगे बढ़ते बढ़ते 5% की दर से आगे बढ़ जाएगा। 6 लाख से 9 लाख तक 10%, इसमें भी 20%। फिर आता है 9 लाख से 10 लाख तक 15%, इसमें वही 20%। लेकिन 10 लाख टू 12 लाख 15%, इसमें 30%। ये मतलब यहाँ 10 लाख से अधिक होने पर ओल्ड टैक्स एग्जाम में 30% की दर से कर लगाया जाएगा, जबकि न्यू टैक्स एग्जाम में 15% की रेट से टैक्स लगाया जाएगा। जैसे जैसे इसमें आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे 5% की वृद्धि करेंगे, जब तक 15 लाख से अधिक और 30% की दर बराबर ना आ जाए, जब तक इसमें 5% की वृद्धि करेंगे रेट में, तब तक करेंगे जब तक 30% ना आ जाए 15 लाख तक। और ओल्ड टैक्स एग्जाम में 10 लाख से अधिक होने पर 30% की रेट को अप्लाई कर दिया जाता है। अब फिर आता है सुपर सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स स्लैब रेट। सुपर सीनियर सिटीजन
के लिए कि सुपर सीनियर सिटीजन कौन, कि जिन व्यक्तियों की आयु 80 वर्ष से अधिक है वह व्यक्ति सुपर सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में ऐड किए जाते हैं या शामिल किए जाते हैं। अब देखिए, अब न्यू टैक्स एग्जाम में 3 लाख की छूट दे रही है, लेकिन ओल्ड टैक्स एग्जाम में 5 लाख की छूट दी गई है सुपर सीनियर सिटीजन को। लेकिन इसमें वही सिस्टम कि 5% की वृद्धि करते करते 30% की रेट तक लिया जाएगा, तब तक जब तक 15 लाख से अबव वो 30% की रेट ना आ जाए। उसमें 5 लाख की छूट के बाद 5 लाख की छूट दे दी, 5 लाख पर 20%, फिर 5 लाख से 10 लाख पर 20%, तो 10 लाख से अधिक होने पर 30% के हिसाब से उसमें कर लगाया जाएगा। अब आता है सरचार्ज, कि सरचार्ज क्या होता है। अब देखिए, हम तो नॉर्मल व्यक्ति है, इसलिए हमारी आय इतनी अधिक होती नहीं है कि हमारे ऊपर सरचार्ज लगाया जाए। लेकिन जो व्यवसाय होते हैं या बिजनेसमैन होते हैं, उनकी आय कई बार इतनी अधिक हो जाती है कि सामान्य सीमा से अधिक उनकी आय हो जाती है। तो सरकार कहती है कि तुम्हारी आय अधिक हो रही है, तुम ज़्यादा अमीर हो रहे हो, तो तुम्हारे ऊपर सरचार्ज भी लगाया जाएगा। मतलब ज़्यादा आय कमा रहे हो, ज़्यादा संसाधनों का उपयोग कर रहे हो, ज़्यादा पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहे हो, तो तुम्हारे ऊपर सरचार्ज या एक्स्ट्रा चार्ज लगाया जाएगा, जिसे हम सरचार्ज कहेंगे। अब ये सरचार्ज किस दर से कितनी इनकम की जो सीमा है या लिमिट है उस तक लगाया जाएगा, वो देखेंगे हम। देखिए कि अगर इनकम 50 लाख है, तो इसमें सरचार्ज भी ओल्ड टैक्स रिजाइम एंड न्यू टैक्स रिजाइम में 50 लाख तक कोई भी सरचार्ज नहीं लगाया जाएगा। लेकिन ये दोनों इक्वली है, ओल्ड टैक्स रिजाइम और न्यू टैक्स रिजाइम सरचार्ज दोनों इक्वली है। 50 लाख से 1 करोड़ तक दोनों में 10% की दर से सरचार्ज लगाया जाएगा। 1 करोड़ से 2 करोड़ तक 15% की दर से सरचार्ज लगाया जाएगा। 2 करोड़ से 5 करोड़ तक 25 की रेट से सरचार्ज लगाया जाएगा। और 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक 37 ओल्ड टैक्स रिजाइम में, लेकिन न्यू टैक्स रिजाइम में 25% की रेट से टैक्स लगाया जाएगा। और 10 करोड़ से अधिक होने पर ओल्ड टैक्स सरचार्ज में, ओल्ड टैक्स रिजाइम में 30% की दर से सरचार्ज लगाया जाएगा। और न्यू टैक्स रिजाइम की दर से सरचार्ज लगाया जाएगा 25% की दर से सरचार्ज लगाया जाएगा। सरचार्ज एक सामान्य सीमा से अधिक इनकम जनरेट होने पर या इनकम कमाई जाने पर ही लगाया जाता है। जो हमने आपको सीमाएं है इनकम की, भाई इतनी से इतनी होने पर 50 लाख तक कोई सरचार्ज नहीं है। जैसे 50 लाख से ऊपर आय होती है तो उस पर अलग अलग स्तर पर अलग अलग कर की दरें अलग अलग रेट से लगाई जाती है, ओल्ड टैक्स रिजाइम और न्यू टैक्स रिजाइम के अकॉर्डिंग। फिर आती है भाई कर में छूट। भाई कर में छूट कैसे दी जाती है, जैसे कि अगर आप कभी आईटीआर फिल करते हो, वैसे तो आप कर नहीं पाओगे, आपको आईटीआर फिल करने के लिए एक चार्टेड अकाउंटेंट मतलब सीए की आवश्यकता होगी। इसके थ्रू आप आईटीआर फिल कर सकते हो। अब आईटीआर फिल करोगे तो इसमें अगर आप व्यवसाय करते हो तो व्यवसाय में व्यवसाय से संबंधित खर्चों की छूट मिलेगी। और इसमें जो आपकी ग्रोस टोटल इनकम आएगी, जीटीआई आएगी। जीटीआई मतलब जो आपके पांचों हेडों से इनकम प्राप्त हुई है उसको हम कहेंगे जीटीआई। और जीटीआई में 80C से लेकर 80C टू 80U तक की डिडक्शन को लेस किया जाएगा। इसके बाद अपने पास आएगी टैक्सेबल इनकम। अब 80C से लेके 80U तक की डिडक्शन कौन कौन सी है आपको ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतना डीप क्वेश्चन आता नहीं है। वैसे ये उनके लिए आता है जो जो अकाउंट्स के सेक्टर से या अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं, अकाउंट से रिलेटेड जो भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे इनकम टैक्स ऑफिसर की, इनकी तैयारियां कर रहे हैं, उनके लिए इन डिडक्शन को जानना आवश्यक होता है, या इन डिडक्शन से कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। अब देख करके गणना कैसे की जाती है, हमने ज्ञात की टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम, अब टैक्सेबल इनकम पर जो व्यक्ति अपनी आयु के अनुसार है उस पर उस रेट से टैक्स स्लैब की रेट से टैक्स लगाया जाएगा। तो टैक्सेबल इनकम पर टैक्स आ गया ये। अगर इनकम 5 लाख से कम है तो इसमें 87 ए की
रिबेट मिलती है 12,500, जिसको बढ़ाकर अब 25,000 कर दिया गया है। छूट मिलती है। फिर इसमें ऐड होता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ये 4% होता है इस इनकम का। फिर जो टोटल इनकम आएगी वही हमारा टैक्स पेबल आएगा। जो हमारा फाइनली अमाउंट आएगा वही हमारा टैक्स पेबल होगा, वही हमें टैक्स पेड करना पड़ेगा। अगर इसमें सरचार्ज लगता है तो ये डिडक्शन नहीं होगी और इसकी जगह सरचार्ज ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेज लगाया जाएगा। अब कई बार क्या होता है कि जो कई इनकम्स होती है उनका टीडीएस भी एंड टू एंड काट लिया जाता है। टैक्स डिटेक्ट एंड सोर्सेज, जैसे कि टीडीएस काट लिया जाता है। इस टीडीएस की छूट आपको मिलती है कि आपने टीडीएस तो पहले किसी और को दे दिया, तो फिर आप डबल डबल बार टैक्स क्यों पेड करोगे, टैक्स क्यों दोगे। तो इस टीडीएस की छूट भी फाइनली में आपको आखिरी में जाके मिलती है। अब कर मुक्त क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, हम उन क्षेत्रों के बारे में जानेंगे जो कर मुक्त है या उन पर किसी भी प्रकार से या किसी भी रूप से कर नहीं लगाया जाता है। तो वो क्षेत्र कौन कौन से हैं हम ये जानेंगे। देखिए, यह वह भौगोलिक क्षेत्र है जहां कुछ करों को कम दर पर या बिल्कुल नहीं लगाया जाता। ये कौन से क्षेत्र है कि जहां कर बिल्कुल कम दर पर या लगाई नहीं जाती, ये वह क्षेत्र होते हैं जिन्हें हम करमुक्त क्षेत्र कहते हैं। करमुक्त क्षेत्र से सरकारों को राजस्व की हानि होती है। भाई ये तो ओबियसली सीधी सी बात है, अगर टैक्स नहीं आएगा तो सरकार को राजस्व की हानि होगी, धन संशोधन आदि का मार्ग प्रशस्त होता है। उदाहरण के लिए स्विट्जरलैंड, बरमुडा, बहामास, मॉरिशस आदि जो ये कंट्री है उन पे न के बराबर टैक्स या टैक्स होता ही नहीं है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जितने भी अमीर व्यक्ति होते हैं वे इन कंट्रियों में होते हैं। और मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन जो भ्रष्टाचारी नेता है, भारत का ऐसा दुर्भाग्य है, जो ऐसे भ्रष्टाचारी नेता को बहुमत मिलके वह अपने इसे संसद भवन में, पवित्र संसद भवन में आते हैं और जो आम आदमी के हित का पैसा होता है वो अपनी झोली में भरते हैं और स्विट्जरलैंड के स्विस बैंक में अपने किसी अन्य नाम से अकाउंट में पैसा रखते हैं। अभी हाल फिलहाल में एक सांसद था कांग्रेस का, उनके घर पर रेड पड़ी तो 200 करोड़ नकदी कैश मिला, 200 से अधिक कैश मिला। तो 200 करोड़ से अधिक कैश तो यहाँ मिला है, क्या पता उसका स्विट्जरलैंड जैसे कंट्रीज में स्विस अकाउंट में अकाउंट हो तो कितना ही पैसा होगा। जैसे कि आप मूवीज में ऐसे भी देखते हैं। तो आप इसी उदाहरण से समझ सकते हैं कि यहाँ टैक्स क्यों नहीं लगाया जाता। इसीलिए ये कंट्रियाँ अधिक डेवलप है कि टैक्स लगाया नहीं जाता, इसलिए बाहर के व्यक्ति मतलब रिटर्न भी होता है और यहाँ का जो ट्रेड है, व्यापार है वो भी बढ़ता है। इसीलिए गवर्नमेंट के पास इतना पैसा आता है इसे टैक्स न लगाने की प्रक्रिया के दौरान। वहाँ ये कंट्रियाँ फलती फूलती है। फिर होती है कर चोरी। भाई कर चोरी क्या होती है, कर चोरी एक आपराधिक व्यवहार है। भाई हाँ, भारत में कर चोरी एक आपराधिक व्यवहार है। मतलब अगर आप कर की चोरी करते हो तो आप पर आपराधिक कार्यवाही की जाएगी, आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। जहां कोई जान जहां कोई व्यक्ति जानबूझकर कर का भुगतान नहीं करने का प्रयास करता है। कई व्यक्ति होते हैं जो कर बचाने के चक्कर में, दो पैसा बचाने के चक्कर में कर का भुगतान नहीं करते, वह अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करते। ये गलत बात है। हम सभी को अपने दायित्व का भुगतान करना चाहिए, दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। जो कर बनता है उस कर को देना चाहिए। जो भी सामाजिक उत्तरदायित्व है उनको पूरा करना चाहिए ताकि समाज में एक अच्छा संदेश जाए और समाज एक विकास और सही मार्ग पर चल सके, समाज के व्यक्ति सही मार्ग पर प्रशस्त होकर चल सके, उनका पथ प्रदर्शन हो सके। ऐसा धन जहाँ कर चोरी हुई हो वो काला धन कहलाता है। कर चोरी के कारण ही ब्लैक मनी होती है और यह बाजार में अनावश्यक ही मुद्रा स्फीति, महंगाई को जन्म दे देती है। फिर आता है कर परिहार। टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है, यह कानून की सीमा के भीतर करों के भुगतान से बचने के लिए एक नए तरीके या साधन पता लगाने से संदर्भित है। मैंने आपको बताया ना भाई, टैक्स अवॉइडेंस, आप टैक्स को कैसे कैसे बचा सकते हो।
मैंने आपको डिडक्शन बताई 80 से लेके 80 यू तक की, और भी स्टैंडर्ड डिडक्शन है, और भी डिडक्शन है उनके अंदर। अगर आप डीपली कभी पढ़ोगे तो उनके उन डिडक्शन के बारे में जानोगे कौन कौन से डिडक्शन है जिनके कारण हम करों में छूट प्रदान करती है गवर्नमेंट में, या छूट प्राप्त कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट, जो भी विद्यार्थी एमकॉम कर रखा है, जिसने एमकॉम अकाउंट से की है, एबीएसटी से की है, उसे इस जो टैक्स कैसे लगेगा कैसे नहीं लगेगा, जो भी कर की दरें हैं, उसके बारे में अच्छी तरह डीपली नॉलेज होगा, वह इसे अच्छी तरह से समझ पाएगा। लेकिन आप भी एक बेसिकली समझ डेवलप करेगी, हाँ यही चीज़ होती है, ज़्यादा कुछ आपको अंदर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपसे कोई पूछे कि हाँ क्या यही होता है, तो आप बता सके कि हाँ ये ऐसा ऐसा होता है। अब एंजल टैक्स क्या होता है, एंजल कर क्या होता है? स्टार्टअप स्टार्टअप्स कंपनियां अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए फंड जुटाती है। भाई जो स्टार्टअप, जो नई नई कंपनी है, वो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए फंड जुटाती है, मतलब पैसा एकत्रित करती है। इसके लिए पैसे देने वाली कंपनियां या किसी संस्था को शेयर जारी किए जाते हैं। देखिए, एक जो नई स्टार्टअप कंपनियां हैं वो दो तरीके से पैसा या फंड जुटाती है। एक तो शेयर इशू करके और एक डिवेंचर इशू करके। शेयर मतलब अंश निर्गमित करके, डिवेंचर मतलब ऋण पत्र निर्गमित करके। ऋण पत्र एक लोन की तरह का कार्य करेगा, जबकि अंश पत्र एक मालिकाना हक देते हैं। अंश पत्र में भी दो अंश पत्र होते हैं, एक तो प्रेफरेंस शेयर और एक इक्विटी शेयर। ज्यादातर मामलों में ये शेयर तय कीमत की तुलना में काफी अधिक कीमत पर जारी किए जाते हैं। कि कोई भी जो स्टार्टअप कंपनी होती है, उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू होती है, उससे अधिक कीमत पर ही अधिक फंड जुटाने के लिए कंपनियां शेयर का अधिक कीमत करके जो उन्हें जारी करती है, ताकि अधिक से अधिक उनके पास फंड एकत्रित हो और वह अपने बिजनेस को आगे से आगे ले जा सके और आगे से आगे बढ़ा सके। एंजल टैक्स को 2012 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य धन शोधन, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है। ये जो टैक्स लगाया गया, उसका मेन उद्देश्य था मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब कि जितनी उसकी कीमत है उससे अधिक कीमत करके और बाजार में पैसे का आवागमन न करना या आवागमन में अवरुद्ध कर देना मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है, या मनी लॉन्ड्रिंग कह सकते हैं। फिर आता है एक अच्छी कर प्रणाली कौन कौन सी होती है। एक अच्छी कर प्रणाली हम किसे कहेंगे कि निष्पक्ष, अच्छी कर प्रणाली में निष्पक्षता हो, फेयरनेस हो, करों की उचित अदायगी हो, फेयर पेमेंट ऑफ टैक्स हो, पर्याप्तता हो, समाज की मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति के लिए करों द्वारा पर्याप्त राजस्व हो, सरलता हो, कर संबंधित नियम कानून करदाता की समझ से परे न हो, ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता हो, कर से प्राप्त धनराशि का सरकार द्वारा समुचित ढंग से प्रयोग किया जाए। फिर आता है प्रशासनिक सहजता। कि प्रशासनिक सहजता क्या है, कि प्रशासनिक सहजता क्या है? प्रशासनिक सहजता करदाताओं और कर संग्राहकों के लिए जटिल एवं महंगी प्रणाली नहीं होनी चाहिए या नहीं होना। कि इतनी जटिल प्रणाली ना हो कि जो करदाता है, जो कर दे रहे हैं या जो कर देते हैं, जो कर देते हैं उनके लिए इतनी जटिल प्रक्रिया ना हो कि वो इन्हें समझ ना सके और कर ना दे सके। जो कर देने की प्रक्रिया है उसमें इतनी सरलता होनी चाहिए ताकि वह सामान्य से सामान्य व्यक्ति को भी, जो सामान्य ज्ञान रखता हो, उसको भी समझ में सहज सहजता से समझ में आ सके। यही प्रशासनिक सहजता है। तो यह टॉपिक हमारा समाप्त होता है। इनकम टैक्स यही एंड होता है, डी एंड होता है इसका। यहाँ ये हमारा टॉपिक समाप्त हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।